तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, तो मुझे पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपकी थ्योरी क्लास में वर्किंग चालू नहीं हुई होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडीइंग द बेसिक आइडिया और बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, तो आज हम जो पहला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं दैट इज टू स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स। दैट इज टू थ्री स्टार्टर्स वी विल बी स्टडिंग, दैट इज डायरेक्ट ऑनलाइन, सेकंड इज स्टार डेल्टा, थर्ड इज ऑटो ट्रांसफर। ओके, अब ये तीनों के तीनों आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है आपके आरटी, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले इंडक्शन स्टार्टर की तो बात की बात आती है, पहले आपको इंडक्शन मोटर की वर्किंग क्या होती है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले का एसी मशीन, अभी आपने डीसी मशीन पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी आपने दो पार्ट पढ़े होंगे, दैट इज स्टैटिक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड स्टेटर, और एक जो बीच का पार्ट जो घूमता है दैट इज अवर रोटर। ओके, so this is the this one this is the outer part of a machine that is called stator। ये अपना स्टेटर है। ओके, दिस इज अवर स्टेटर, और इसके अंदर ये स्लॉट्स है, दीज आर कॉल्ड स्लॉट्स, जिसके अंदर वाइंडिंग वाउंड होती है। ओके, दिस इज आर कॉल्ड स्लॉट्स, इसके अंदर वाइंडिंग वाउंड हो रही है, तो ये अपना स्टेटर है। और हम मोटर की इंडक्शन मोटर क्या करती है, मोटर का एक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर। जैसे घर में आपके पंखा लगा हुआ है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है किसको, पंखे को, और उसकी वजह से शाफ्ट घूमता है। ठीक है, तो पंखे की जो ब्लेड्स है वो घूम रही है, दैट इज और मैकेनिकल पावर। ओके, तो ये कैसा होता है वो देखो, इसको विजुलाइज कर सकते हो। आपके घर में जो लगा हुआ है वो सिंगल फेज पंखा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेटर है, स्टेटर को मैंने थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज की बात कर रहा हूँ, तो आर वाई बी these are our three phases। ओके, आर वाई बी these are our three phases, यहाँ से थ्री फेज सप्लाई मैंने दी। ठीक है, और ये वाइंडिंग जो लगी हुई है इसके अंदर वो क्या है, मेरी थ्री फेज वाइंडिंग्स है। ठीक है, अब जो रोटर है वो मेरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, रोटर के अंदर भी स्लॉट्स है, रोटर के अंदर भी वाइंडिंग होगी। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग है बाद में बाहर निकाल के मैंने किसमें किस कैसे थ्री फेज वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है, नॉन। ठीक है, डेल्टा में भी कनेक्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक थ्री फेज वाइंडिंग को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा एंड स्टार। कब हम स्टार में करते हैं, कब हम डेल्टा में करते हैं, ये आप थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हो कि डेल्टा के लिए बिजली क्या बेनिफिट रहती है और स्टार के लिए क्या बेनिफिट रहती है। ओके, तो दिस इज अवर स्टेटर, दिस इज अवर रोटर, और ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये एयर गैप है, दिस इज एयर गैप। ओके, ये आपस में टच नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो, सबसे पहले मुझे आप बताइए, देखो क्लास को थोड़ा इंटरेक्शन के लिए रखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये थ्योरी तो आप फिर से क्लास में पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर इज कैरिंग अ करंट आई, तो उसकी वजह से क्या होगा बताओ। करंट कैरिंग कंडक्टर विल डेवलप, व्हाट इट विल बी डेवलप, क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। सही कह रहा हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मुझे बताओ, ये जो सपोज फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये डीसी सप्लाई आई आई डीसी सप्लाई इज प्रोड्यूसिंग दिस करंट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल, इट विल बी हाँ कांस्टेंट मिलेगी, वेरी गुड, कांस्टेंट। ये ही हमने जो सेंस ऑफ वाइंडिंग, डिटेल में आप जब कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे क्लास के अंदर, जब आपको सर पढ़ाएंगे तब आप देखोगे ये हमारी थ्री फेज वाइंडिंग्स हैं। और थ्री फेज वाइंडिंग कैसे रखी गई है, एक फेज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दूसरा फेज, क्योंकि तीनों फेज आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये 120 डिग्री फेज में, तो दूसरा फेज यहाँ पे कहीं रखा होगा ये। ठीक है, और दूसरे फेज की वाइंडिंग, और जो तीसरा फेज है वो मेरा इससे 120 डिग्री यानी यहाँ पे, इस तरह से अरेंज है, और तीनों में थ्री फेज सप्लाई आ रही है।
ठीक है, तो उसकी वजह से क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेकिन कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड आरएमएफ। आरएमएफ का मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड इस डायरेक्शन में तो होगी। चलो ये मेरा एंड एक मैग्नेट बन गई, एन टू एस इस डायरेक्शन में तो होगी, बट वो टाइम के साथ रोटेट कर रही है। 0 सेकंड पे यहाँ पे सपोज क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, 1 सेकंड में इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे ये रोटेट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट इट इज रोटेटिंग। ठीक है, आरएमएफ ये आप सेकेंड यूनिट में पढ़ोगे, आपके सेकेंड यूनिट के अंदर है हाउ अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन एन एसी मशीन वाइंडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए भी 2-3 लेक्चर्स चाहिए, तो वो आप क्लास में पढ़ लोगे। लेकिन अभी जो अपना प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज supplied to a stator winding, three-phase winding, a phenomena occurs. That phenomena is called RMF. That is rotating magnetic field is produced. तो ये magnetic field यहाँ पे produce होगी। चलो गुड, ये produce होगी। अब मुझे बताओ, अब ये रोटर है, रोटर के अंदर भी क्या है मेरे? कंडक्टर। तो अभी केस कैसा बन गया? एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, और अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई यहाँ पे जो कि वेरिएबल है, रोटेटिंग है, कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो बताओ इसकी वजह से इस वायर में क्या फिनोमिना होगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। वेरी गुड, करंट विल बी इंड्यूसिंग। ये सब आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, करंट विल बी इंड्यूसिंग, अब यानी एक ईएमएफ पैदा होगा इस आपके वायर के अंदर। ठीक है, ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस वायर। ओके, अब मुझे बताओ, अब एक क्या कर रहा है? रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही साथ में, मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल और दिस वाइंडिंग। तो अब एक करंट फ्लो कर रहा है। तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होता है भाई? हुँ? भाई एक वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आई करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, और वो वायर करंट कैरिंग आई व्हेन प्लेस्ड इन इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या फिनोमिना होता है? कुछ होता है क्या उसके ऊपर? It will experiences a force. ये पढ़ा होगा ना, एक टॉर्क लगेगा, बिल साइन थीटा, याद आया कुछ? यस सर। है ना, गुड। अ फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन दिस कॉइल्स, ऐसे हर एक वाइंडिंग पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तीनों वाइंडिंग पे। तो रोटर क्या करेगा? रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, रोटर क्या करना चाहेगा? रोटेट करना चाहेगा। तो ये एक डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना चालू कर देगा। ठीक है, और यही तो चाहते थे हम, यही तो चाहते थे कि भाई आपका इंडक्शन मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ओके, तो अब मुझे बताओ, ये रोटर के अंदर, ये जो सॉरी स्टेटर के अंदर जो कंडक्टर्स हैं, इन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया? आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो कहलाती है, दैट स्पीड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, कोई पूछे व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड? ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। ये पढ़ा है आपने, 120 एफ अपॉन पी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर कॉइल्स। ओके, तो ये जो फ्लक्स है, ये रोटेट कर रही है इस एयर गैप में, और रोटर के कंडक्टर के साथ लिंक कर रही है, उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, और करंट जनरेट की वजह से उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगा, एक टॉर्क लगा, जिससे रोटर हमारा मूव करने लगा। अब मुझे बताओ, सपोज दिस ns is the speed of rotating magnetic field, okay, in this direction। तो रोटर भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इसी डायरेक्शन में, और उसकी स्पीड क्या रहेगी? सपोज रोटर की स्पीड है nr। ओके, एनएस इज दी, ढंग से समझना, व्हाट इज एनएस? एनएस इस एयर गैप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेगा? रोटर के अंदर मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ। ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ और मैकेनिकल से रोटेट करने लग गई। अब वो क्या करेगा? वो इस स्पीड से रोटेट करेगा तो वो एनएस की स्पीड लगी।
ठीक है। तो अब ns is our synchronous speed of RMF and nr is the speed of rotating rotor, सॉरी nr। चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रोटर किस स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया कैसे किया है, लेकिन आई नीड टू कैलकुलेट एट व्हाट स्पीड द रोटर विल रोटेट। ओके, यहीं से डिफरेंस इस सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन के अंदर डिफरेंस यहां से क्रिएट होता है, वो देखना। तो अगर मैंने मान लिया ns बराबर nr है, क्या है, ns बराबर nr, यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड बराबर है। ठीक है, पहले मुझे बताओ, एक वायर है, दिस इज आई, वायर पड़ा हुआ है, चलो सपोज कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। प्लीज कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज प्लीज में पूछ लेना। ठीक है, वो वायर ए बी, ठीक है, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, इसमें से पास हो रहा है। क्या इस वायर के अंदर करंट जनरेट होगा? नो सर। नहीं होगा। वेरी गुड। उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वायर को हम मूव करें। ये आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ये बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कंडक्टर्स पड़े हुए हैं और आरएमएफ मूव कर रही है। तो जो इस कंडक्टर है, मुझे बताओ, ये कंडक्टर्स हैं, आप इसके ऊपर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन रोटर। ओके, यू आर स्टैंडिंग ऑन रोटर एट दिस ए पोजिशन। तो यहाँ पे फ्लक्स रोटेट कर रही है, किस स्पीड से रोटेट कर रही है, एन स्पीड से। तो मुझे बताओ, जब ये रोटर स्टेशनरी था, आप इसके ऊपर खड़े थे, स्टेशनरी था, तो आपको आरएमएफ रोटेट करती हुई नजर आएगी किस स्पीड से, किस स्पीड से रोटेट कर रही है आप अगर इस पे खड़े हो तो? कौन? हाँ, एन स्पीड से ही भाई। आपको, क्योंकि मेरा मेरा किस एन स्पीड जो है आरएमएफ किसने प्रोड्यूस किया, स्टेटर के कंडक्टर्स ने, और स्टेटर भी स्टेशनरी है और रोटर भी स्टेशनरी है स्टार्टिंग में। तो आप क्या देखोगे कि आरएमएफ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है किस स्पीड से, एन स्पीड से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब रोटर मूव करने लग गया, इसने अपनी स्पीड अटेन कर ली एनआर। ठीक है, एनआर, और सपोज एनआर की वैल्यू एनएस के बराबर है, और आप इसके ऊपर खड़े हो। ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हो और रोटर मूव कर रहा है किस स्पीड से, एनएस। अब मुझे बताओ, आपको जो फ्लक्स रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, वो किस स्पीड से रोटेट करेगी, कैसे कैसे दिखेगी आपको? सर रुकी हुई दिखेगी। रिलेटिव मोशन क्या रहेगा दोनों के बीच में, यानी अब मुझे बताओ, अब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी क्या ये आरएमएफ इस कंडक्टर को पाएगी, इसके लिए वेरिएबल है या फिर स्टेशनरी है ये फ्लक्स इस पोजीशन में? वेरी गुड, स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी है तो इन कंडक्टर में जब एनआर इक्वल टू एनएस हो जाएगा तो इन कंडक्टर में करंट जनरेट होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। तो जैसे ही रोटर एनएस की स्पीड अटेंड करेगा, इसमें इन वाइंडिंग में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट जीरो होते ही क्या रोटर के ऊपर फोर्स लग पाएगा क्या? अब नहीं लग पाएगा। तो रोटर अपने आप स्लो हो जाएगा और एनआर इज लेस देन एनएस। क्या कभी रोटर एनएस स्पीड को अचीव कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। ओके, क्यों नहीं कर पाया, समझ में आया आपको? ये है, तो रोटर की स्पीड हमेशा एनएस स्पीड से कम मिलेगी आपको। तो दिस इज द, और ये जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन एनएस सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर की स्पीड को हम एक क्वांटिटी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, स्लिप। ओके, स्लिप। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज स्लिप, स्लिप इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द रोटर स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ आरएमएफ। ओके, तो रोटर मूव करेगा अपनी ही जो स्टेडी स्टेट स्पीड है, दैट इज एनआर। एनआर स्पीड से रोटेट नहीं कर सकता। सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर हम रोटर को इस तरह से अरेंज करते हैं कि रोटर एनएस स्पीड के साथ ही इसके साथ मूव करता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड के अंदर रोटर भी किस स्पीड से मूव करेगा, एनएस। कैसे करेगा,
तब उसमें हम थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन में फेरबदल करते हैं, बट वो मोटर कहलाती है सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मशीन। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वर्किंग ऑफ ए इंडक्शन मोटर, और डिटेल में आप क्लास में देखोगे। सो देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज, ये आपका स्टेटर है और ये बीच में आपका क्या है, रोटर। ठीक है, अब जो स्टेटर की वाइंडिंग है, इट कैन बी इन स्टार और इन डेल्टा। ओके, तो देखो ये स्टेटर की जो थ्री फेज वाइंडिंग है किसमें कनेक्ट की है मैंने, ये एक्चुअल सर्किट डायग्राम है। अगर मैं इसको बनाऊं तो दिस इज दी स्टेटर वाइंडिंग, और किसमें कनेक्टेड है, ये स्टार। ओके, और ये जा रही हैं आपके किसमें, स्लिप रिंग एक्सटर्नल रियोस्टेट। ठीक है, स्टेटर कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग, और ये मेरा रोटर का फ्रेम है। ठीक है, दिस इज हाउ इंडक्शन मोटर फिजिकली। ओके, तो ये तो हो गया अपना वर्किंग, हो गया थ्री फेज इसका इंडक्शन मशीन का, इंडक्शन मोटर का। ठीक है, और इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाएं, मैंने बताया था ये पिछली क्लास में बताया था मैंने, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन ये 90% सेम ही है, या फिर मैं कह सकता हूं इंडक्शन मशीन इज बेसिकली नोन एज रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। का इंडक्शन मशीन का नाम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कई बुक्स में दे रखा है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो स्टेटर है ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसमें, रोटर के कंडक्टर्स में, और ये क्या है मेरा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेरा ट्रांसफॉर्मर में मेरा फिक्स था, स्टेशनरी था, बट यहाँ पे सेकेंडरी मोटर के केस में क्या है, रोटेटिंग। दिस इज दी ओनली डिफरेंस, और एक जो डिफरेंस है दैट इज स्लिप। ये दो क्वांटिटी नहीं आ जाती है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मुझे बताओ, जो ट्रांसफॉर्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट था वो ही इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट आएगा। तो कैसे बनता है आप क्लास में डिटेल में देखोगे। तो दिस इज दी वे, सी दिस इज दी इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मशीन। ट्रांसफॉर्मर में देख रहे हो, याद आएगा आपको, कंपोनेंट, दिस आर माय पॉइंट, दिस इज द नो लोड कंपोनेंट, याद आया। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्टर जुड़ता है, दैट इज दिस लोड दैट डिपेंड्स ऑन स्लिप। सी this is nothing but r2 dash 1 upon 1 minus s upon s. This is called the mechanical equivalent of a load, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए लोड। ठीक है, लोड यहाँ पे मैकेनिकल को लोड तो मैकेनिकली होगा, जैसे आपकी पंखे को मूव कर रहे हो तो मुझे बताओ स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है स्टार्टिंग में। भाई एनआर की वैल्यू, जब ये मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, जब रोटर को, ये स्लिप समझ में आ गई, स्लिप इज नथिंग बट एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम बात करते हैं कि मोटर को, इंडक्शन मोटर को स्टार्टर क्यों चाहिए। ठीक है, इंडक्शन मोटर को स्टार्टर क्यों चाहिए, उस मुद्दे पे आते हैं हम। अभी आपको वर्किंग तो समझ में आ गई। चलो, अब मुझे बताओ, सपोज ये स्टार्टिंग में जो भी है वोल्टेज हमने दी, थ्री फेज वोल्टेज अपने दी 440 वोल्ट, और इसके अंदर करंट फ्लो किया सपोज 10 एम्पियर। ओके, ठीक है, और जो लॉसेस होते हैं दैट इज आई स्क्वायर आर लॉसेस, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में रोटर क्या था, स्टेशनरी, और रोटर बहुत, अभी जो घर में देख रहे हो ये तो सिंगल फेज है आपका पंखा जो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो इतना हैवी नहीं है, फिर भी जो घरों के अंदर जो मशीन है सारे सिंगल फेज है, और वो इनका इनर्शिया बहुत कम होता है। अब ये सपोज लार्ज इंडस्ट्रीज की बात करें, मोर देन 5 HP मोटर्स हैं, उसमें जो रोटर है उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, बहुत इनर्शिया है। तो मुझे बताओ, स्टार्टिंग के अंदर जैसे मैंने सप्लाई दी, जैसी सप्लाई दी, सपोज एनएस इज नथिंग बट 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस की, जो रोटेट कर रही है 1500 आरपीएम से, और जो रोटर की जो फाइनल अटेंड स्पीड है दैट इज 1450 आरपीएम, 1450 आरपीएम। ठीक है, सपोज अटेंड कर रही है। तो मुझे बताओ, स्टार्टिंग में जब 1500 आरपीएम, सॉरी, जो जैसे मैंने सप्लाई दी, कि ये तुरंत रोटर 1450 आरपीएम अटेंड कर लेगा, या धीरे 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 चालू होगा, बताओ।
जैसे आप पंखा घर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे सकते हो यार, पंखा जैसे आप ऑन करते हो तो क्या तुरंत आपकी जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो अटेंड कर लेता है क्या? धीरे 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 फाइनल जाके कुछ देर बाद में स्टेडी स्टेट। ओके, तो उसका भी इनर्शिया है, उसको जोर आ रहा है ना? तो स्टार्टिंग में एक बड़ी मशीन को रोटेट कराने के लिए टॉर्क क्या चाहिए, कम या ज्यादा? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी इसकी? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा जोर आएगा। अगर ज्यादा जोर आएगा तो ये वाइंडिंग से करंट क्या करेगा, ज्यादा लेगा, ज्यादा जनरेट करेगा या नहीं करेगा? तो यस। स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में जो करंट है दैट इज टेकन फ्रॉम वाइंडिंग वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना? तो जो छोटी मशीन हैं जो घरों में है, जैसे 5 HP से जो कम मशीन है, तो उनका इनिशिया तो बहुत छोटा होता है, तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर ये अटेंड कर लेगी। जैसे घर में पंखा है तो मान लो कि भाई 30 सेकंड के अंदर आपका पंखा आपकी जो स्पीड चाहते हो वो अटेंड कर गया, तो 30 सेकंड तक थोड़ा सा करंट ज्यादा फ्लो किया और उसके अंदर भी आपकी सप्लाई तो 230 वोल्ट आ रही है, तो लॉसेस होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इंडस्ट्रीज में जो हैवी मशीन होती हैं, यानी आपका जो घर है उतना बड़ा तो रोटर होता है ना, उसको मूव करना है, और वो तो कोई लगभग 10-15 मिनट बाद में जाके अपनी स्पीड अटेंड करेगा, तो 10-15 मिनट तक इतना हैवी करंट। और हैवी करंट कितना होगा, 5 गुना नॉर्मल फुल लोड करंट से, 5 गुना। अगर सपोज ये 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो स्टार्टिंग में मोटर को 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो कितना मतलब कितना लॉसेस होगा। और दूसरा, ये इनर्शिया, इसके ऊपर टॉर्क तो लगा रहे हो बट ये रोटर मूव नहीं कर पा रहा है ना, रोटर मूव नहीं कर पा रहा, तो ये भी दिक्कत है। इनिशिया की वजह से स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वोल्टेज, जब आप ये देख सकते हो घर के अंदर भी, सपोज कोई चीज आपको रोड भी गर्म करते हो, सपोज सर गीजर ऑन करते हो, जैसे गीजर ऑन करते हो तो अगर आपने कोई बल्ब जला रखा होगा तो एक झपकी मारता है, एक बार मारता कि नहीं मारता? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में पावर, क्योंकि 1500 वाट का तो गीजर होता है आपका, तो वो इतना पावर स्टार्टिंग में उसने ले लिया एक बार, बाकी में वोल्टेज क्या कर दी उसने, डिप कर दी, वोल्टेज डिप कर दी या फिर करंट बढ़ा दिया, एक ही बात है। ठीक है, ये है। तो इस करंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, आई नीड टू रिड्यूस दिस करंट फॉर दिस पर्पस, अदरवाइज इट विल डैमेज दी कंपोनेंट, अदर जो कंपोनेंट है, या फिर वाइंडिंग के अंदर फालतू में I2R लॉसेस होंगे। ठीक है, तो टू रिड्यूस दिस हैवी करंट एट स्टार्टिंग वी नीड स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर क्या करेगा, उस करंट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, उसी के ऊपर है। 3 टाइप ऑफ स्टार्टर वी विल बी स्टार्टिंग। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब आप पंखे में कोई स्टार्टर थोड़ी लगाते हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है ना 230 वोल्ट में। और लेस देन 5 HP मोटर, लेस देन 5 HP मोटर्स के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो मशीन का जो इनर्शिया है वो बहुत कम होता है और विद इन सेकेंड वो अपनी स्पीड को अटेंड कर लेगा, तो लॉसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे और इतना हैवी करंट भी फ्लो नहीं करेगा। फॉर लेस देन 5 HP मोटर्स वी विल बी गोइंग फॉर विच मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन। कुछ नहीं करना आपने को, सीधा कनेक्ट करना है। ओके, ना दूसरा है, पहले स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर। स्टार डेल्टा से पहले हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखेंगे। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इसको देखना ढंग से, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ा है, आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपके ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर पढ़ा है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड क्या है मुझे बताओ। एक तो मेथड ये है, करंट को ढंग से सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक मिनट, हाँ भाई, चलो ये यही आप वापस कंसिडर करो। ओके, नाउ दिस, एक स्टार्टिंग करंट एक और कम करने का तरीका क्या हो सकता है, अगर इसमें मैं 440 वोल्ट दे रहा हूं, अगर मैं वोल्टेज को रिड्यूस कर दूं, वोल्टेज को रिड्यूस कर दूं, स्टार्टिंग में कम वोल्टेज दूं, है ना, तो करंट भी क्या होगा मुझे बताओ, कम फ्लो होगा। तो मुझे वोल्टेज को रिड्यूस करने का एक मेथड है कि हम वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, लेकिन वोल्टेज रिड्यूस हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें वोल्टेज रिड्यूस करेंगे तो बेसिकली बाकी और भी कंपोनेंट लगे हुए हैं आपके, इंडक्शन मशीन ही नहीं लगी, बहुत सारे कंपोनेंट है, वो भी डिप होगा। तो हम कैसे रिड्यूस करें, विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेटर की वाइंडिंग है हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट आपको समझ में आ गया? ओके,
तो मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूँ, ठीक है। लेट मी रब दिस, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है ये, अगर आपको याद है, दिस इज अवर ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और जो मेरी स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग सपोज डेल्टा में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, डेल्टा में। और रोटर ये मूव कर रहा है, ये बीच में का मेरा रोटर पार्ट है, ओके। और ये मेरी 3 फेज मेन है, 3 फेज सप्लाई है, ओके। आर वाई बी, ढंग से समझना कनेक्शन, ओके। ये मेरा रोटर है आर, ओके, एंड दिस इज माय स्टेटर वाइंडिंग। सपोज एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के अंदर मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं इसको, ओके। ये भूल जाओ अभी, है ना, ये कनेक्शन है, जो एक्चुअल हम कनेक्शन कर रहे हैं वो ये वाला है, तो वही पढ़ा हमने। आर वाई बी फेज ने बेसिकली वोल्टेज दी, करंट फ्लो किया, करंट इन वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ। आरएमएफ किसके साथ लिंक किया, इस रोटर के साथ, और ये रोटर मूव करने लग गया। ये वर्किंग मैंने आपको बताई थी। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, इस स्टेटर कंडक्टर के अंदर बहुत हैवी करंट फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि ये चालू करने में, ठीक है, इसको अवॉइड करना है। अगर स्टार्टिंग में मैं ये वोल्टेज कितनी थी, 440 वोल्ट थी, सपोज 100 वोल्ट मान लो, टू बी सिंपल अगर हम मैं बात करूं तो 100 वोल्ट मान लो, चलो सपोज 100 की 400 वाला, 400 मानो, ठीक है, 400 वोल्ट है। तो अभी इस स्टेटर के कंडक्टर को कितनी वोल्टेज लग रही है, 400 वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा है, तो हैवी करंट फ्लो करेगा ही करेगा। अब मैंने क्या किया, मैं ये वाला कनेक्शन ना करके अब क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये वाला करना चाह रहा हूं। आर को इसमें कनेक्ट किया, ये मेरा क्या है, दिस इज माई ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ओके। नाउ यहां से मैंने कनेक्ट किया है इसको, या फिर मैं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेट मी ड्रॉ इट मोर सिंपल वे। सप्लाई मैंने सपोज यहां दी, दिस इज माय सप्लाई, सप्लाई टर्मिनल, ओके। आर वाई एंड बी, ये यूं कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया है। अब सप्लाई से के बीच में और इस मोटर के स्टेटर के बीच में क्या आ गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ओके, दिस वन, सपोज यहाँ पे वोल्टेज कितनी है बताओ, पहले वाले केस में इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज पहुंच रही थी, 400 वोल्ट। अब देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज है सपोज वी, जो 400 वोल्ट है, नो डाउट। और यहाँ पे जो वोल्टेज पहुंच रही है, वी वोल्टेज यहाँ पे पहुंच रही है, एक्स ऑफ वी वन। एक्स ऑफ वी वन क्या है, व्हाट इज एक्स ऑफ वी वन, एक्स इज दी वाइंडिंग फैक्टर, जहां पे मैंने इसको टैप किया है। ये तो आपने पढ़ा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, है ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ही होता है कुछ, अगर आपको याद आ रहा है तो, दिस वन, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, ओके। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज माय सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन की तरह काम ले रहा है, ठीक है। प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज लग रही है, यहाँ पे स्टेप डाउन, तो मैं पूरी वोल्टेज नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इसका कुछ पार्ट ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, X% ले रहा हूँ, X% है। तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज ले रहा हूँ, दैट इज एक्स ऑफ दिस 400। सपोज मैं एक्स ले रहा हूँ 1/4, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है, दैट इज माई एक्स ऑफ V1। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/4, 1/4 इंटू V1 कितना है, 400। तो कितनी वोल्टेज मिली यहाँ पे मेरे को, 100 वोल्ट, समझ में आया, 100 वोल्ट। यानी वोल्टेज क्या हुई, 100 वोल्ट। अगर वोल्टेज भी कम होगी तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। करंट भी सपोज इस वोल्टेज की वजह से, इस वोल्टेज V की वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो कर रहा था I, है ना, आई ISC फ्लो कर रहा था। तो एक्स ऑफ V1 की वजह से यहाँ पे कितना फ्लो करेगा, एक्स ऑफ ISC,
तो करंट भी रिड्यूस हो गया, करंट भी कितना हो गया 1/4 ऑफ दिस। अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा। तो ये आपने पढ़ा है वैसे, रेटिंग पढ़ी हुई है कि भाई इसके अंदर कैसे करेगा। आप रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर निकालते थे तो रेटिंग प्राइमरी साइड से निकालो या सेकेंडरी साइड से निकालो, क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं प्राइमरी साइड मैं इस ब्रांच के अंदर जी स्टार्टिंग करंट निकालना चाहता हूँ, कितना आएगा वो निकालना चाहता हूँ। तो अगर आप इससे रेटिंग निकालोगे तो वो कैसे निकलती है, रेटिंग ऑफ प्राइमरी साइड दैट विल बी इक्वल टू √3, वोल्टेज कितनी है भाई V, करंट कितना है सपोज I स्टार्टिंग करंट IS मैंने ले लिया, दिस इज द रेटिंग फ्रॉम प्राइमरी साइड। और यही रेटिंग क्या होगी अगर सेकेंडरी साइड से निकालो तो रेटिंग सेम आनी चाहिए, सेकेंडरी साइड से भी निकाल लेते हैं। √3 इंटू VI तो होता है, √3 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है X ऑफ V1 इंटू करंट, करंट कितना है X ऑफ ISC। ओके, तो V1 ये भी V1 इसको मैंने V1 माना था तो ये भी V1 है, सॉरी है ना, V1 से V1 कैंसिल आउट और √3 से √3 कैंसिल आउट। IS क्या हो जाएगा X स्क्वायर ऑफ ISC, X स्क्वायर ऑफ ISC, यानी मेरा जो स्टार्टिंग कर रहा है वो करंट हो गया 1/8, मतलब वाइंडिंग जो सप्लाई जहां से सप्लाई ले रहे हैं वहां पे स्टार्टिंग में करंट 1/8 ही फ्लो करेगा। ठीक है, फुल लोड करंट का, तो करंट भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो मेजर हमारा जो काम था वो क्या था, करंट को रिडक्शन करना था। तो विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिजाइन वी कैन रिड्यूस दिस स्टार्टिंग करंट। ओके, so this is nothing but a auto transformer starting. Okay, now दूसरा है स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा के अंदर भी आप ये कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। लेट मी रब दिस, अगर आपको स्टार डेल्टा याद है, स्टार डेल्टा के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही आप जैसे ही स्टार, ये मेरा स्टार, दिस स्टार, ओके, और ये डेल्टा, ओके। नाउ अगर ये किसके साथ लिंक कर रहा है, ये फेज टू फेज, इसकी जो फेज वोल्टेज होगी है ना वो इस डेल्टा के फेज वोल्टेज के साथ लिंक करेगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर आपने 400 वोल्ट दिया है, 400 वोल्ट दिया है तो ये वोल्टेज, दिस वोल्टेज कितनी आएगी ये बताओ। ठीक है, 400/√3 याद आया कुछ। तो जब स्टार्टिंग में मुझे वोल्टेज कम चाहिए होती तो मैं स्टेटर की वाइंडिंग को किस में कनेक्ट करूंगा, स्टार में। क्यों, क्योंकि यही स्टेटर के अक्रॉस जो फेज वोल्टेज है यही तो रोटर को रोटेट करवाएगी। तो अब मुझे कितनी मिल रही है, 400/√3 मिल रही है। ठीक है, और जब मोटर रन करने लग जाएगी, मोटर 80% स्पीड अपनी अचीव कर जाएगी, तब विद द हेल्प ऑफ एमसीबी और स्पेशल स्विचेस हम इस वाइंडिंग को किसमें चेंज कर देंगे, डेल्टा में। और जैसे डेल्टा में चेंज करोगे सप्लाई कितनी है 400, और फेज वोल्टेज की सप्लाई कितनी मिलेगी 400 मिलेगी। तो स्टार्टिंग जब मोटर को स्टार्ट करना होगा तो हम कनेक्शन किसमें रखेंगे, स्टार में। और जब मोटर अपने आप 80% रन करने लग जाएगी, स्पीड अचीव कर ली सिंक्रोनस स्पीड की, तो हम किसमें चेंज कर देंगे, डेल्टा में। ओके, यही हम इसमें कर रहे हैं। देखो इसमें एक्चुअल डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। दिस इज दी स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, दिस इज अवर रोटर। देखो ये रोटर है मेरा, तो स्टार्टिंग में ये मेरा स्टेटर है। तो दीज आर द स्विचेस। देखो अगर ये स्विच इस पे कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो मेरा कनेक्शन क्या हुआ, स्टार सप्लाई में स्टार आ रहा है। ठीक है, स्टार कनेक्शन हो गया। और जब ये मोटर 80% रन कर गई स्टार्टिंग में के बाद में, तो अपने आप ये स्विच ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा डेल्टा में। At starting the motor will be started like a star connected winding, and after that it will be permanently running with delta connected winding. Okay, delta connected winding. So this is
दी स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। देखो ये वाइंडिंग, ये मेरा रोटर फिक्स है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर। रिड्यूस वोल्टेज मिल रही है यहाँ पे मेरे को, कितनी मिल रही है, एक्स ऑफ V1। अगर यहाँ पे V1 वोल्टेज है तो, और यहाँ पे करंट कितना मिल रहा है इसमें, मेरे को मिल रहा है एक्स ऑफ ISC। बट वाइंडिंग से करंट, सॉरी सप्लाई से करंट कितना ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर ऑफ ISC। ओके, और एक्स इज लेस देन 1, एक्स का फैक्टर क्या होता है 1/4 या 1/8, दिस वन। तो स्टार्टिंग करंट क्या हो गया मेरा, कम हो गया। और जैसे जैसे वोल्टेज मेरी रनिंग करने लग गई, ढंग से रनिंग कर जाएगी, हम ऑटो ट्रांसफार्मर को फुल 1:1 कर देंगे। 1:1 में क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज है वही हमें प्राइमरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वही हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिल जाएगी when the motor is running at 80% of its synchronous speed। ओके, तो जो लेस देन 5 HP मोटर्स हैं उसके लिए तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है। डायरेक्ट ऑनलाइन के अंदर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टार्टिंग करंट बहुत कम फ्लो करेगा। बाकी में स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। 2 मेथड और हैं, वो आप क्लास में पढ़ोगे थ्योरी क्लास के अंदर, और ये आपके RT की थ्योरी एग्जाम में भी आता है, ठीक है बहुत। तो दिस इज दी आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब इसमें आपको कॉपी में क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा लिखें। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल हेडिंग डाल दी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट डाल दिया, apparatus रिक्वायर्ड लिख दिया, थ्योरी मत लिखना, डायरेक्ट 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 ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, इनके डायग्राम्स बना देना। 2 पेज में खत्म डायग्राम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं बनानी इसके अंदर, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लेने वाले। रिजल्ट सिंपल रिजल्ट, हेंस वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ बेसिकली स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, बट उसको भी स्टार्टर चाहिए, क्यों, क्योंकि टू लिमिट दी हैवी करंट दैट इज फ्लोइंग एट स्टार्टिंग द मोटर। तो आपको सिर्फ 2 पेज में लिखना है, लाइनिंग वाला हो चाहे कैसे वाला हो, आपको लिखना है उसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट apparatus रिक्वायर्ड, सीधा ब्रीफ थ्योरी के अंदर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में 1 लाइन लिख दो, और सीधा इसके स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना दो, और सीधा लिख दो रिजल्ट। 2 पेज सफिशिएंट। मैंने और जब वाइवा आगे एग्जाम होगा उसके लिए आपके पास ये मैंने मैनुअल आज आपकी गूगल क्लासरूम में शेयर कर दी, ठीक है। दिस मैनुअल हैज बीन शेयर्ड टू योर गूगल क्लासरूम, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। तो बस इतना ही लिखना है, और एक कॉपी बना लो या पेजेस बना लो, जो भी पेजेस में आप लिख रहे हो तो उनको इकट्ठा करते चलना। जब भी ऑफलाइन अपनी क्लासेस रिज्यूम होगी तो वो एक फाइल में स्टेपल करके आप मुझे दे दोगे, ठीक है। और अभी क्या करना है, मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, आपको अपने 7 दिन का टाइम मिलेगा, जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लैब तक आप अपना जो भी असाइनमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसको स्कैन करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, आप हर पेज पे अपनी हैंडराइटिंग में नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे आपका नाम अमित है तो यहाँ पे अमित नाम लिखोगे फर्स्ट पेज, ओके, अमित अपनी हैंडराइटिंग, ओके। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी अमित, हर पेज पे, मतलब आप डिजिटली, सॉरी, आप हर पेज को अपने आप साइन कर रहे हो और फिर स्कैन करना, क्योंकि इसमें ये है कि भाई आपने काम कर लिया, आपने अपनी ये जो स्कैन करके दोस्त को भेज दी, उसने क्या किया है, उसी में क्या किया है, उसी को स्कैन करके मुझे वापस भेज दिया। तो इतना मत करिए, मैं नहीं चाहता आप ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन लिखना जरूरी है। तो लिखने में मिनिमम, आपको मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखने के लिए बोल रहा, सिर्फ 2 पेज, और 2 पेज में क्या डायग्राम ही बनाने हैं, मैं डायग्राम बनवाऊंगा आपसे, ज़्यादा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि दैट आर इंपॉर्टेंट। थ्योरी तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो प्लीज अपनी हैंडराइटिंग में, और चीटिंग मत करना, चीटिंग इन सेंस आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, अपने दोस्त की स्कैन कॉपी को खुद स्कैन करके ऊपर एडिटिंग करके दे दो, उसमें मैं नेगेटिव आपके माइनस मार्क कर दूंगा, प्लीज ध्यान रखना, ओके। तो इसलिए मैं सभी को कह रहा हूँ, प्लीज सबमिट विद देयर नेम एंड सिग्नेचर, ओके। यहाँ पे नाम लिखा आपने अमित, और उसके पास में साइन कर दो, और फिर नीचे अपनी थ्योरी लिखो, ओके। तो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, उसके बाद में जो भी आपके डाउट है यू कैन आस्क मी, ओके। जो भी डाउट है लैब के रिगार्डिंग, कितना क्या लिखना है, वो जो भी है ना,